सो हेलो, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 का 5th पार्ट। 4 पार्ट्स ऑलरेडी डाले जा चुके हैं, ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के भी सारे प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, अभी उनके साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे और हेनरी फियोल के भी सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन करके अरेंज कर दिया गया है तुम्हारे पास में। सीरीज़ अवेलेबल है, उसको जाके देख लो, ठीक है। 11th-12th के सारे कॉमर्स रिलेटेड जो भी क्लासेस हैं वो आप सभी के पास में फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। इन केस अगर आपको हमारे बनाए हुए ये नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे जाके हमको जो है वो मैसेज कर दो, हाय हेलो जो भी लिख के, सब्जेक्ट लिख के, क्लास लिख के, हम आपको वो सारे नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। पीपीटी चाहिए हो या जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स में बने हुए हैं वो चाहिए हो, इवन इस वीडियो के लिंक में भी गूगल ड्राइव का आपको लिंक मिलेगा, उसमें भी जाके आप लोग अपने नोट्स जो है वो क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमारा जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब ये एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ टेक्निक्स बनाए, उन्होंने कुछ लोगों को, क्या है, कंपनी में काम करने वाले लोग थे, ये जो थे ये फैक्ट्री में काम करने वाले थे, ये लोगों को देखते थे, वर्कर्स को देखते थे, तो इन्होंने अपनी पूरी जर्नी भर में कुछ ना कुछ चीज़ें समझी और इसके बाद कुछ टेक्निक्स इन्होंने उसका डिस्कवर किया कि ये सारे टेक्निक्स को फॉलो किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं था कि वो एग्जिस्टिंग थे नहीं, कुछ कंपनीज फॉलो करती थी, कुछ कंपनीज नहीं करती थी, लेकिन कोई अवेयर नहीं था इन सब टेक्निक्स से, तो इन्होंने क्या करवाया, वो टेक्निक्स को जो है अवेयर करवाया। तो चलो देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। इसको आर्ट ऑफ डेलीगेशन कंसिडर किया गया है। ये डेलीगेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ये अकाउंट्स में भी पढ़ोगे, डेलीगेशन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है। इवन बीएसटी में तो ये आगे बहुत सारा डेलीगेशन है ही, ठीक, ओके। तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर जो है ये कहते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इसका मतलब हमको एक्चुअल में उनका कहना ये था कि हमको ये पता हो कि एग्जैक्टली व्हाट मैन टू डू, सीइंग दैट दे डू इन अ बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। सबसे सस्ते तरीके से काम करें, सबसे बेस्ट काम करें, ये एक कॉन्सेप्ट पे फॉलो करते थे जिसका नाम है SST। ये कोई बताएगा नहीं SST क्या होता है। SST मतलब सोशल स्टडीज़ नहीं, SST मतलब होता है सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ठीक है। तो ये हुआ। तो इनका कहना ये था कि ऐसा कॉन्सेप्ट जो है निकाला जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए जहाँ पे जो भी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो, सबसे सस्ते तरीके से, अलग अलग तरीके से भी, सिर्फ एक ही तरीका नहीं, अलग अलग तरीके से जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें हैं, जो सॉल्यूशन है उसको यूज़ किया जाए, ठीक है। एक फन फैक्ट है कि साइंटिफिक टेक्निक या साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के पहले किसी ने सोचा ही नहीं। इतने बड़े बड़े महान लोग थे लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, तो इन्होंने जो है इस शब्द का इजाफा किया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। इन्होंने बताया कि जो भी फाउंडर्स हैं, मतलब इनको ही हम क्या कहते हैं, फाउंडर कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट का, और इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और एलोकेशन का मतलब भी वही होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सही तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, किसका, जो भी वर्क है, जो भी रिसोर्सेस है उसका, ठीक है। टेलर के साइंटिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो तो आपने देख लिया। साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप देखो यहाँ पे कि इन्होंने क्या क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने, हमने तो ऑलरेडी देख लिया है, पिछले वीडियो में जाके देखोगे तो सबसे पहले रूल ऑफ थंब हटा दिए हैं, ठीक है। डेलीगेट कर दो जो भी वर्कर्स की कैपेबिलिटी है उनके हिसाब से उनके वर्क को, और उनको हमेशा मोटिवेट करते रहें ताकि उनकी एफिशिएंसी जो है वो प्रॉपरली क्या हो, मेंटेन्ड हो, बढ़ी रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहते थे। ये एलोकेशन ऑफ वर्क हो गया मैनेजर और वर्कर दोनों का, जहाँ पे मैनेजर जो है वो प्लान के हिसाब से काम करे, शेड्यूल के हिसाब से काम करे, और वर्कर्स को ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपरली देता रहे, ठीक, ये हो गया। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखो, अब ये जो है हमारा क्या है, सबसे मेन चीज़ है। तो टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एज फॉलोज, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज फॉलोज। तो सबसे पहले ये हमारा है फंक्शनल फोरमैनशिप, इसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन एंड वर्क, ठीक है। और इसके बाद फिर ये फैटिग स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, ओके, ये मेथड स्टडी है, ये मोशन स्टडी है, ठीक है। इसके बाद ये वर्क स्टडी, डिफरेंट स्पेस वेज सिस्टम और मेंटल रिवोल्यूशन, ओके। तो चलो इसके बारे में जो है, ये तो हमारा एक चार्ट है क्योंकि की पॉइंट्स है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, या तो पूरे के पूरे नोट्स बोलोगे तो मैं भेज ही दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है।
तो फंक्शनल फोरमैनशिप बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? देखो फंक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ काम है। फोरमैनशिप में एक्चुअली फोरमैन ना एक पोस्ट होता है। जब आप फैक्ट्री आउटलेट्स में जाओगे ना तो वहाँ पे फोरमैन जो है वो एक पोस्ट होता है, लेबर्स बहुत सारे उनके अंडर में काम करते हैं, सुपरवाइज़र के ऊपर होता है ये जो है फोरमैन का जो पोस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ एसेंशियली एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम समवॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर, वही हमने बताया, ठीक है। तो इस्टेब्लिश्ड स्पेशलाइजेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ये क्या बता रहे हैं, ये जो हमारा फंक्शनल फोरमैन है ये बता रहा है कि भैया जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा ग्रुप है जहाँ पे ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाए डिवीजन ऑफ लेबर का, मतलब ये कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स को काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो और वो काम उन लोगों को दो ताकि मतलब जो वो काम कर सकें। अब भाई कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको तुम ज़बरदस्ती का जाके दे दिए कि तुम जाके गाड़ी बनाओ, वो मैकेनिकल वाला काम करो, तो वो ये नहीं करेगा। तो इसीलिए ऐसे लेबर को काम दो जो कि वो काम कर सके, ठीक है। तो ये जो हमारा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये क्या कहता है कि एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू सब डिपार्टमेंट टू एनहेंस द इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ बोथ प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो बेसिकली क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में ना 2 डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। ये चार्ट देखेंगे तो हमको समझ में आएगा, ठीक। 2 डिपार्टमेंट्स हैं। देखो सबसे पहले कौन है, ये हमारे फैक्ट्री के मैनेजर साहब हैं, ठीक है, ये हो गया। इनके अंडर में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक हमारा है ये प्लानिंग इंचार्ज और एक हमारा है ये प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज के अंदर भी 4 लोग आते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 लोग आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ये हमारा फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड है हमारा ये रूट क्लर्क, थर्ड है हमारा ये टाइम कॉस्ट क्लर्क और फोर्थ है हमारा ये डिसिप्लिनरी। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, आगे अभी देखेंगे इसके बारे में। इसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज में कौन कौन है, सबसे पहले ये स्पीड बॉस, सेकंड हमारा गैंग बॉस, थर्ड हमारा रिपेयर बॉस और फोर्थ हमारा ये इंस्पेक्टर, ठीक। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद समझते हैं कि ये लोगों का जो काम है ये क्या है, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप जो है वो 2 तरीके से है, एक हमारा हो गया यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक हमारा हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, ये हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसमें हम अभी फ़िलहाल प्लानिंग में देखेंगे कि कौन कौन है। ऑलरेडी देख लिए 4 लोग थे ऊपर में, 4 लोग यहाँ पे भी हैं। तो समझते हैं कि क्या क्या कौन काम करता है। सबसे पहला है रूट क्लर्क। रूट क्लर्क क्या काम करता है, बेसिकली दिस पर्सन इज इन चार्ज फॉर डिसाइडिंग अ डेज वर्क एंड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द वर्क सीक्वेंस इज मेंटेन्ड एंड कंप्लीटेड प्रॉपरली। दिन भर का सुबह से एक दिन पहले ही प्लान कर लेता है कि अगले दिन का टारगेट क्या होगा। वो टारगेट लास्ट तक अगले दिन जाके ये भी चेक करेगा कि अचीव किया गया है कि नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया होगा तो किस रीज़न से नहीं किया गया होगा, फिर वो सारी चीज़ें वो डिसाइड करेंगे और जो भी मेजर्स होंगे, राइट मेजर्स होंगे, वो उसको लेंगे, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद अगला है हमारा इंस्ट्रक्शन क्लर्क। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन क्लर्क है ये क्या काम करता है, क्लर्क इज़ अकाउंटेबल। इसके पास में ये मतलब आंसरेबल होता है कंपनी के जो भी इसके बॉस होते हैं उसके लिए। प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन कार्ड्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द काइंड ऑफ वर्क, प्रोसीजर टू अप्लाई एंड द इक्विपमेंट एंड रॉ मटेरियल्स टू बी यूज्ड। सब्सिक्वेंटली द डाटा इज कंपाइल्ड एंड हैंडेड टू गैंग बॉस। गैंग बॉस जो है मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, नाम से समझ में आ रहा है कि इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, किस तरीके के मटेरियल यूज़ किए जाएंगे, कौन कौन से लेबर्स काम करेंगे, क्या इक्विपमेंट जो होगा वो यूज़ किया जाएगा, रॉ मटेरियल जो है, ये सारी चीज़ों का डेटा बना के एक फ़ाइल में लगा के वो किसको देता है, सबसे ध्यान से किसको देता है, ये जो हमारे ये गैंग बॉस अंकल है ना, इनको देता है, ठीक है। तो ये जो हमारा गैंग बॉस है इसको वो है देता है गैंग बॉस को, ठीक। कौन देता है, इंस्ट्रक्शन क्लर्क देता है। तो इंस्ट्रक्शन क्लर्क क्या करता है कि सारा का सारा डेटा, मटेरियल की अवेलेबिलिटी, इक्विपमेंट्स जो यूज़ करने हैं वो, इन सब चीज़ों का कंपाइल डेटा बना के गैंग बॉस को देता है, ओके। अगला है हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ठीक है। अब टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है, दिस क्लर्क इज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसाइडिंग द एंटायर टाइम फ्रेम ऑफ द डेजिग्नेटेड वर्क, ठीक है। ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट डिसाइडेड बाय देम। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
मतलब ये पहले से प्लान करते हैं, भैया तुमको 2 चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ने में अगर एक चैप्टर 80 पेज का है तो चलो 2 घंटा लगा, एक चैप्टर 50 पेज का है तो चलो 1.5 घंटा लगा। तो ये टाइम डिसाइड करता है कि अगर इतना प्रोडक्शन करना है तो इसके लिए इतने टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो है हमारे भाई साहब ये क्या करते हैं, टाइम डिसाइड करते हैं। जब इनका टाइम जो है वो डिसाइड हो जाता है तो फिर इसके बाद ये आगे बताते हैं कि देखिए सर इतना प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए इतना हमको टाइम लगेगा। अच्छा, साथ में ये भी बताता है कि कितना कॉस्ट लगेगा। जैसे मान के चलो कि एक हमारी कंपनी है, उसका नाम है भीम, ठीक है, चलो नाम लिख लेते हैं, भीम कंपनी। अब ये भीम जो है ये क्या बनाती है, बॉटल्स बनाती है, ठीक। ये बॉटल्स बनाती है, इसको 1 महीने का टारगेट दिया गया है कि 1 मंथ में इसको 1 लाख बॉटल जो है वो बनाना है। तो अब 1 लाख बॉटल बनाना है, 1 लाख बॉटल वो कैसे बनाएगा, तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या है, एक टाइम पीरियड डिसाइड हो गया कि अच्छा ठीक है 1 मंथ इज़ द टाइम। अब कॉस्ट कितनी लगेगी, एक बॉटल की कॉस्ट जो है ये कंपनी को 15 रुपये होनी चाहिए, 20 रुपये होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, मार्केट में वो कितने रुपए का बेचेंगे, मान के चलो मार्केट में वो 50 रुपीज़ का बेचते हैं, तो मतलब अगर 15 रुपये भी एक बॉटल का कॉस्ट है तो वो ये देखेगा कि अच्छा कौन सा टेक्निक यूज़ करेगा, लेबर से बनवाएगा या मशीन से बनवाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिसाइड करते हैं, ठीक। तो ये हुआ हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो कॉस्ट क्लर्क में मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट का पर कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, जो हम यूनिट इकोनॉमिक्स कहते हैं ना, शार्क टैंक देखे हो, शार्क टैंक देखा करो, उसमें ना बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो हमको दिखाता है। स्पेशली जब हम कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, हमको पता है कि आगे चल के हमको बिजनेस करना है या फिर कोई भी अकाउंट वगैरह लेना है, CS करना है, उसमें ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अगला है डिसिप्लिन ऑफिसर। भाई नाम से समझ में आ रहा है डिसिप्लिन ऑफिसर, कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा बेसिकली सारा परफॉर्मेंस देखता रहता है, चेक करता रहता है कि सारा का सारा काम जो है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या, प्लानिंग मैनेजर जो है, ये हमारे प्लानिंग इंचार्ज थे, उनके अंदर में 4 चीज़ें। अब अगला आता है हमारा प्रोडक्शन इंचार्ज का, ठीक है। तो प्रोडक्शन इंचार्ज वाले में देखते हैं, लेट्स चेक आउट द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड देयर फंक्शंस। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो है सबसे पहला हमने बताया गैंग बॉस। कहाँ से आता है गैंग बॉस, ये जो हमारे भाई साहब थे इंस्ट्रक्शन क्लर्क, ये सारा डेटा कंपाइल करके किसको देते हैं, इंस्ट्रक्शन क्लर्क से जो है वो फाइल आता है इनके पास में, ठीक है, गैंग बॉस के पास में। अब नाम से समझ आ रहा है गैंग का बॉस है, ठीक है, यानी वो जो पूरी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब मेन फैक्ट्री का जहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, मशीन वाला एरिया। अब मशीन वाले इलाके में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, वर्कर यूनियन सुने हो ना, तो वो जो वर्कर का यूनियन होगा यानी ये लीडर होगा, ठीक है। तो ये जो लीडर होगा ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा काम इनको बताएगा कि क्या क्या काम करना है, ठीक है। एक सेकेंड, चलो अच्छा बाद में उठाएंगे कॉल, अभी फ़िलहाल, ठीक। अगला देखते हैं, तो गैंग बॉस क्या करता है, बेसिकली गैंग बॉस जो है ये एक लीडर होता है हमारा, जो भी सारे वर्कर्स होते हैं उनका, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है वर्कर्स के लिए, ताकि जो प्रोडक्शन है वो आराम से किया जा सके। इसके सुपरविजन में यानी इसके देख रेख में क्या होगा, जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो हैव बीन मेड अवेलेबल टू द वर्कर्स और नॉट, मतलब जो रॉ मटेरियल्स है क्या वो वर्कर्स के लिए पूरा अवेलेबल करवाया गया है कि नहीं करवाया गया है, ये पूरा चेक करेगा। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं होगा तो ये जाके उसको अवेलेबल करवाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा गैंग बॉस। अगला है हमारा स्पीड बॉस। अब स्पीड बॉस ये बहुत एकदम एक्सेलरेट की तरह काम करता है, फ्लैश की तरह काम करता है ये, ठीक है। ये बेसिकली ये डिसाइड करता है कि जो काम हमारा तय हुआ था, जो डिसाइड हुआ था पहले प्लानिंग के टाइम पे, क्या वो अभी उसी तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैंने बताया 1 महीने में 1 लाख बॉटल बनाना है। अब 1 महीने में 1 लाख बॉटल अगर बनाना है तो क्या वो काम सही समय पे सही तरीके से, भाई अगर 15 दिन में 50,000 बॉटल तो बन गया होगा ना इस हिसाब से, तो ये चेक करते रहते हैं, ये हमेशा देखते रहते हैं कि 1 दिन का कितना टारगेट है, ठीक है, ये टारगेट कंप्लीट हो रहा है कि नहीं कंप्लीट हो रहा है, इसके बारे में ये जो है चेक करते रहते हैं। तो ये हुआ हमारा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस बेसिकली क्या करता है, मेक श्योर दैट द वर्कर्स आर ऑन पार
विथ द वर्क शेड्यूल, मतलब वो अपने समय के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। द स्पीड बॉस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द रीजन दैट टेंड टू स्लो डाउन वर्क। भाई ये भी हो सकता है कि जैसे मान के चलो 400 वर्कर्स काम कर रहे हैं, हो सकता है 10-15 वर्कर्स नहीं आ रहे हों काम करने के लिए ड्यूटी पे रेगुलर बेसिस पे, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ वर्कर्स वॉशरूम के बहाने टाइम पास करने चले जाते हैं, कुछ वर्कर्स चाय पीने लंच करने के बहाने बैठ जाते हैं, फैक्ट्री वगैरह में देखोगे तो ताश वगैरह कार्ड्स खेलने बैठ जाते हैं, ग्रुप बना के पकड़ गया, ठीक है, काम नहीं करते हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ों में जो वर्क है वो डिले हो जाएगा। तो स्पीड बॉस यही सारी चीज़ें पता करता है, देखता है, फिर इसके बाद वो रिपोर्ट करेगा। अगला है हमारा रिपेयर बॉस। नाम से समझ में आ रहा है भाई, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, ठीक है। तो रिपेयर बॉस क्या करता है, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ऑल इक्विपमेंट गुड वर्किंग कंडीशन। भाई सारा का सारा मशीन सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर किसी मशीन में कोई फॉल्ट है तो उसको ठीक करे, ये हमारे रिपेयर बॉसों का है। अगला है इंस्पेक्टर साहब, ये हमारे इंस्पेक्टर दया साहब हैं CID वाले। नहीं सर वो नहीं है, ये फैक्ट्री वाले इंस्पेक्टर हैं। बेसिकली ये चेक करते रहते हैं कि जो क्वालिटी है गुड्स की वो सही तरीके से प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है, जो स्टैंडर्ड क्वालिटी जो है वो मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो ये जो है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मान के चलो क्वालिटी में कुछ ख़राब होगी तो फिर उसको क्या करेंगे वो, इफ़ देयर इज़ अ लैग इन क्वालिटी, इसका शायद एक लाइन लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, अच्छा नहीं लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर हैज़ द पावर टू इनिशिएट करेक्टिव मेजर्स इफ़ देयर इज़ अ लैग इन क्वालिटी, ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगा था, ओके। तो ये हो गया। इंस्पेक्टर जो है वो हमेशा चेक करता रहेगा कि सारी की सारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, अब हो सकता है कोई प्लास्टिक की बोतल बना रहा है तो उसकी प्लास्टिक की कोई किसी साइड से पतला हो, किसी साइड से मोटा हो, या शेप प्रॉपर ना आया हो, या जो डिज़ाइन बन रहा हो वो प्रॉपर ना आया हो, प्लास्टिक कहीं से लीकेज वगैरह तो नहीं है, बॉटल की जो मतलब क्वालिटी थी स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, सॉफ्ट थोड़ी है, ऐसा वो सारी चीज़ें वो चेक करते रहेंगे, ठीक है। अगला आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ये हमारा अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सबसे पहले स्टैंडर्डाइजेशन देखो, स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज़ पे डील करता है। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क कैन बी लुक्ड एट as the means to establish efficiency standard for every activity in an industrial setup. Elements like, मतलब बेसिकली क्या बता रहा है ये, स्टैंडर्डाइजेशन वे पे काम करने के लिए बोल रहा है कि जो हमारा एफिशिएंसी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे, सारा का सारा चीज़ जो कि हमारा जो भी एलिमेंट्स है, जैसे समय, टाइम पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन का जो मैनर है वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैनेजर नहीं मैनर, प्रोडक्शन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो, ठीक है। फिर मशीनरी हमारी सही है कि नहीं है, रॉ मटेरियल सही है कि नहीं है, ठीक है, उसका जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे सही तरीके से वो स्टैंडर्ड वे में चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जितने हमारे एक दिन में प्रोड्यूस होने चाहिए क्या वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वर्कर्स उस तरीके से उतना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगला है हमारा, अब स्टैंडर्डाइजेशन में देखो किन किन चीज़ों का स्टैंडर्डाइजेशन हमको करना होता है। सबसे पहला है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रॉ मटेरियल। भाई हमारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होने चाहिए, ऐसा कंपनी के लोग मानते हैं, और जो कंपनीज बेस्ट क्वालिटीज़ में डील करती है, प्रीमियम क्वालिटीज़ में डील करती है, उनके लिए तो ये एकदम 100% 100% बात होनी, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, बहुत ध्यान से समझना। It means that the material used should be on par with the quality of finished product one intend to manufacture. For instance, produce AA+ क्वालिटी, भैया एक्स्ट्रा एडवांस क्वालिटी है, ठीक है, मतलब बहुत बढ़िया तरीके से 5 स्टार क्वालिटी होनी चाहिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं उसके। फिर इसके बाद अगला है इक्विपमेंट, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट। सिंपल सी बात है, जो भी मशीन वगैरह काम कर रहे हैं उनके उस मशीन में कोई एरर नहीं होना चाहिए, मशीन प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें चेक करते रहना चाहिए। और इसके बाद ज़्यादा फास्ट काम करे, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फिर अगला है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड्स अप्लाइड। अब ये देखना कि कौन से टेक्निक या कौन से सही तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मेथड है वो सही तरीके से अप्लाई किया गया है कि नहीं किया गया है, ठीक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, मशीन इंटेंसिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कौन सी टेक्निक से जो है ये हमारा काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक। अगला है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन वर्किंग कंडीशन। अब वर्किंग कंडीशन जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या वो जगह सही तरीके से काम करने लायक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ों पे जो है वो क्या होगा, देख रेख के काम किया जाएगा, ओके। फिर इसके बाद
अगला हमारा वर्किंग कंडीशंस, व्हेन द वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग सेफ्टी, वेंटिलेशन, हाइजीन, टेम्परेचर, लाइटिंग, ये सब मेंटेन होना चाहिए। कई लोग कोयले की फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे अच्छे से रिसोर्सेज का अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा होता है, ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, हाइजीन नहीं प्रॉपर मेंटेन होता है, क्लीन नहीं होते हैं, वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलता उनको पीने के लिए पानी वगैरह, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखो वो लेबर्स है, इंसान है, अगर अच्छा लेबर सही तरीके से तुम्हारे पास में टिक गया तो उसको उस फैसिलिटीज़ भी कंपनी को देनी चाहिए, फैक्ट्री को जो भी इंचार्जेस हैं, जो उनके फोरमैन्स हैं, उनको ये सारी चीज़ें देनी चाहिए, अवेलेबल करवानी चाहिए, तभी वो बंदा मोटिवेट रहेगा, क्योंकि मोटिवेशन की वजह से ही वो क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। ठीक है, अगला हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क में क्या होता है, बेसिकली द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द सिंप्लीफिकेशन टू एलिमिनेट थिंग्स, मेथड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मेक द वर्क कॉम्प्लेक्स एंड कम्बरसम। ऐसा टास्क जो कि काम को, जो भी वर्क है उसको, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें, फालतू चीज़ें जो कि वर्क की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं, उसको हटा दिया जाए, हटा दो उसको। अगर कुछ वर्कर्स फालतू बैठ के टाइम पास कर रहे हैं तो उनसे बातचीत कर लो, अगर फिर भी नहीं सुधर रहे हैं तो फिर उनको हटा दिया जाए, लेकिन तुरंत नहीं हटाना। अब ऐसा नहीं है कि नहीं तुमने एक बंदे को पाया, एक पर्सन है वहाँ पे खाली बैठ के टाइम पास कर रहा है, भाई एक बार जाके बात कर ले, बुला ले, वार्निंग दे दें या कुछ सैलरी वगैरह डिडक्ट कर ले, ताकि उसको ये समझ में आए कि अच्छा नहीं उसने गलती की है। अच्छा, यही सेम चीज़ अच्छाई में भी होनी चाहिए। जो पर्सन ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं उनको एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे सबसे पहला फैटिग स्टडी। अब ये क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो कि वर्कर्स को देनी चाहिए। फैटिग का मतलब वो थकावट। ठीक है, तो इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द एक्सेप्टेबल रेस्ट इंटरवल दैट कैन बी गिवन टू प्रिवेंट द ऑनसेट मेंटल फैटिग अमंग द वर्कर्स। हाउएवर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम इज़ ऑल्सो मेन प्रायोरिटी ऑफ दिस स्टडी। देखो ये बहुत ना, ये पॉलिटिशियन है, ये वाला जो है, ये फैटिग स्टडी, ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। हमारे जो टेलर साहब हैं, कोई ऐसे नॉर्मल आदमी नहीं है, ये पॉलिटिक्स के साथ भी खेलते हैं और वर्कर्स के बेनिफिट्स के साथ भी खेलते हैं। ये बोल रहे हैं कि वर्कर्स को रेस्ट करने का टाइम इंटरवल पे प्रॉपर दो, मतलब अगर 6 घंटे की ड्यूटी है या 8 घंटे की ड्यूटी है तो आधे घंटे का ब्रेक दे दो, 12 घंटे की ड्यूटी है तो 1 घंटे का ब्रेक दे दो, लेकिन उतना ही ब्रेक दो जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है 2-2 घंटे का ब्रेक ही दे दिए, क्योंकि फिर काम भी नहीं होगा। तो बोल रहे हैं कि काम करवाने के लिए ब्रेक देना ज़रूरी है, क्योंकि फिर क्या होता है, माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, तो सही तरीके से काम करते हैं। ठीक भाई, तुम भी स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेजेस में पढ़ते हो, तो तुमको भी तो आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक मिलता है स्कूल में। कई स्कूल्स में तो जैसे 7-8 पीरियड्स होते हैं तो 2-2 ब्रेक मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है फैटिग स्टडी में ध्यान देनी चाहिए, मतलब उनको रेस्ट इंटरवल। फैटिग स्टडी मतलब इंटरवल जो है, इंटरवल प्रॉपर होना चाहिए। ठीक, ये हुआ। अगला है हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी बेसिकली क्या है, इट इज़ कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ बोथ वर्कर्स एंड मशीन थ्रू द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट हेल्प्स टू एनालाइज द एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एन एक्टिविटी वुड मेक द वर्कर फास्टर एंड बेटर इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी और नॉट। सीधी सी बात है, मान के चलो क्या है कि अगर कोई एक वर्कर है, ठीक है, वो काम कर रहा है, अगर मान के चलो वो बॉटल ही बना रहा है, वो एक दिन में अगर 200 बॉटल बना पाता है, ठीक है, और अगर कोई एक दूसरा वर्कर है, सेकंड जो वर्कर है, वो आधे दिन में ही, हाफ डे में ही, ठीक है, हाफ डे में ही वो 200 बॉटल बना दे रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इसको जो है एक्स्ट्रा दे देते हैं काम। ठीक है, और इसको जो है, मतलब अगर ये एक दिन में 200 बना रहा है तो ये बहुत ज़्यादा थक जा रहा होगा। इसकी एफिशिएंसी देखो, वर्कर की क्वालिटी होती है, अब इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, इसकी क्वालिटी थोड़ी कम अच्छी होगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी को निकाल देंगे, बट ये है कि इसको थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ा दिया जाए। इससे क्या होगा, जो टोटल आउटपुट होगा इसका 200 हो जाएगा, प्लस इसका जो है मान के चलो 300 बना देंगे। ठीक है, तो 300, तो टोटल जो है वो 500 बॉटल्स जो है वो एक दिन में बन जाएंगे। समझ आया, ये चीज़ जो है थोड़ा सा समझना। तो ये अच्छा, इसके साथ में क्या है, अब तुम बोलोगे कि सर पैसा तो आप उतना ही दे रहे हो दिन भर का, नहीं, यहाँ पे बस थोड़ा सा समझना इसको। ये जिसने ज़्यादा बॉटल बनाया ना, इसने कितना 100 बॉटल एक्स्ट्रा बनाया, तो उसका पैसा भी उसको मिलेगा। ठीक है, तभी सही तरीके से काम होगा। यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन होगी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी दिया हुआ है। किसने दिया है, हमारे जो वो हैं, क्या नाम है उनका, अरे नाम भूल गया यार, बताओ क्या नाम है, FW टेलर नहीं, वो तो ये हैं हेनरी फ्यूल अंकल ने, उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पढ़े हुए हैं, जाके देखो, नाम याद नहीं आता है उनका, हेनरी फ्यूल प्रिंसिपल है। ठीक है, चलो
अगला देखो मेथड स्टडी। अब ये मेथड स्टडी क्या है? मेथड स्टडी में बेसिकली क्या होता है कि किस मेथड से, चलो चलो देख लेते हैं। टेंड्स टू हेल्प टू प्रोड्यूस पिकअप द मोस्ट सुटेबल मेथड टू फिनिश द प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। फॉर इंस्टेंट स्टडीज द हेल्प टू फिगर आउट द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोड्यूसिंग बाय द procuring the required raw material production. Also the objective of this study is to lower the cost of production and increase the customer satisfaction. अरे बाबा, हमने अभी अभी तो वही डिस्कस किया ऊपर कि अगर कम प्रोडक्शन करना है, बेसिकली ये इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे अभी पढ़ने जा रहे हैं कि जो भी एक है कॉन्सेप्ट हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। जब 11th का इकोनॉमिक्स पढ़े होगे जो लोग, ऑब्वियसली 12th का BST पढ़ रहा तो 11th तो पढ़ के आए होगे। 11th के फर्स्ट चैप्टर में है माइक्रो इकोनॉमिक्स में हाउ टू प्रोड्यूस, उसमें 2 तरीका दिया हुआ है, ठीक है। एक बोला है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक बोला है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर, अगर कम प्रोडक्शन करना है तो शायद लेबर से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ये भी देखना, जैसे ना फ़ोटोकॉपी की मशीन आती है, तो एक जो फ़ोटोकॉपी की मशीन होती है, जो सस्ते मशीन्स होते हैं ना 5,000, 8,000, 10,000 वाले, वो एक पेज निकालने का कुछ ज़्यादा पैसा कॉस्ट करते हैं। जो बड़ी मशीन्स होती है ना 20-25 हज़ार वाली, वो एक पेज निकालने का कम पैसा कॉस्ट करती है। तो फ़ोटोकॉपी दुकान वाले वो जो बड़ी बड़ी मशीन रखते हैं ना, उसमें क्या होता है, तभी तो वो सस्ते में प्रिंट निकाल के दे देते हैं। हम घर में ही उतना प्रिंट करें नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 200, 500 पेज अगर निकालना रहा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही तरीका है, ऐसे मशीन्स का यूज़ करना या ऐसे टेक्निक्स का यूज़ करना जिस पे क्या होगा, जो रिसोर्सेस हैं वो प्रॉपर यूटिलाइज्ड हों, कॉस्ट मिनिमाइज हो, तो इसी को कहते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। अगला है हमारा टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी के बारे में चेक करते हैं कि टाइम स्टडी हमारा क्या कहता है। तो देखो टाइम स्टडी बेसिकली क्या बता रहा है, इट हेल्प्स टू कंप्यूट द स्टैंडर्ड टाइम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द स्पेसिफिक एक्टिविटी। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ लेबर, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर द टास्क एंड सुटेबल इंसेंटिव प्लान। भैया सही तरीके से पैसा दे दो, इंसेंटिव उसको सही तरीके से दे दो, जितने वर्कर्स हैं वो प्रॉपर हो जाएं। पता चला कुछ काम को करने के लिए 2 ही वर्कर की ज़रूरत है, बुला लिए 10 लोगों को, अब ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा पैसा क्यों दो, लॉस हो रहा है ना भाई। तुमको काम जब 10 लोगों का है तब तुम 10 लोगों को बुलाओ, 2 लोगों का काम है तो 2 लोगों को बुलाओ। कॉस्ट ऑफ लेबर ये हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ टाइम स्टडी। अब अगला है हमारा डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। पीस वेज रेट सिस्टम मतलब ये क्या है, पैसा दे रहा है। वेज मतलब क्या होता है, वो जो रोजी होती है ना, जो हम वर्कर्स को देते हैं रोजी, ठीक है। रोज़ा या रोजी होती है, रोज़ा नहीं होता। रोज़ा तो अभी रमज़ान चल रहा है, आने वाला है अभी, ठीक है। तो वो रोज़ी जो होती है वो वर्कर्स को दिया जाता है। डेली का उनको 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे ही पैसा जो है दिन भर काम करने पे उनको दिया जाता है। तो ये उसके बारे में आप बता रहे हैं। देखो तो दिस सिस्टम लिंक वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश टू पीस वेज यूज हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू मोर देन। अच्छा ठीक है, क्या बोल रहा है ये, ऐसे समझो। एफिशिएंट वर्क एंड इनएफिशिएंट स्लोअर। समझो एक एग्जांपल है, जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान के चलो कि भीम है हमारा, ठीक है, और एक है हमारा, इसको नाम दे देते हैं जैसे डोरेमोन, ठीक। अब ये भीम लड्डू खाएगा और ये एक दिन में, 1 डे में ये 500 बॉटल बनाएगा, ठीक है। ये जो है 1 डे में क्या बनाया, 500 बॉटल बनाया। और ये हमारे डोरेमोन अंकल हैं। डोरेमोन अंकल ना दिमाग नहीं लगाए, दिमाग लगाते तो अच्छा होता, कोई गैजेट निकाल लेते। तो ये जो है ये क्या किए, ये एक दिन में 200 बॉटल बनाए, ठीक है। 1 डे में ये कितना बॉटल बनाए, 200 बॉटल बनाए। अब जब ये 200 बॉटल बना लिए तो एक चीज़ समझ आई। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमारे टेलर साहब बोलते हैं कि जिस बंदे ने ज़्यादा बॉटल बनाया उसको ज़्यादा पैसा दे दो, जिस बंदे ने कम बॉटल बनाया उसको कम पैसा दो। मतलब देखो इसमें ना एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर मान के चलो, हमारे भीम भैया वाला ही एग्जाम्पल है, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। देखो क्या लिखा है, फॉर इंस्टेंस द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ अ डे इज़ 25 यूनिट। अगर मान के चलो कंपनी ने एक टारगेट दे दिया कि एक दिन में 25 यूनिट या 25 बॉटल बनाना है, ठीक है। इसको यूनिट नहीं, इसको बॉटल कर देते हैं, ठीक है। 25 बॉटल बनाना है तो उसके लिए 4 रुपये और 6 रुपये
दो तरीके का वो लाया गया, सिस्टम लाया गया कि दो स्लैब, इसको हम स्लैब कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्लैब, ठीक है, दो स्लैब लाया गया। तो दो स्लैब में क्या हुआ, अब देखो जैसे ये हमारा एक अर्जुन है, ठीक है, अर्जुन जो है वो 25 बॉटल या 25 यूनिट एक दिन में बना लेता है। तो उसको अगर 25, अब 6 रुपये का ज़्यादा वाला देंगे भैया, ये ज़्यादा बनाया ना तो इसको ज़्यादा पैसे के हिसाब से देंगे। तो 25 × 6 कितना हुआ, 150 रुपये हो गया। तो इसने दिन भर में कितना पैसे कमाया, 150 रुपये कमाया। वहीं पे भीम ने कम प्रोड्यूस किया यहाँ पे। तो अब जब भीम कम प्रोड्यूस कर रहा है तो उसने केवल 20 बॉटल्स बनाया, ठीक है, 20 यूनिट्स इन अ डे। इसका कितना बनेगा फिर, 20 × 4, वो जो कम वाला था ना, यानी इसके लिए मतलब एक स्लैब बनाया हमने जो 6 रुपये के हिसाब से देंगे, दूसरा स्लैब बनाया हमने 4 रुपये के हिसाब से देंगे। जो ज़्यादा बनाएगा उसके लिए हम 6 रुपये के हिसाब से यूनिट के हिसाब से देंगे, जो कम बनाएगा उसके लिए हम 4 रुपये यूनिट के हिसाब से देंगे। तो ये हमारा जो अर्जुन था इसने पूरा 25 यूनिट बना लिया था, तो इसको हम 6 रुपये के हिसाब से 150 रुपये दिए। और एक हमारा था ये भीम, इसने केवल 20 यूनिट बनाया, तो हम ये दूसरा वाला स्लैब फॉलो करेंगे, 20 रुपये के हिसाब से इसको 4 रुपये के हिसाब से 80 रुपये देंगे। तो इसमें डिफरेंस बहुत है, ठीक है, दोनों के पास में डिफरेंस बहुत है। इससे होगा क्या पता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है इससे होगा ये कि भीम को समझ में आएगा कि अरे यार मैं तो इतना बड़ा होके, इतना मोटा हट्टा कट्टा होके अर्जुन से कम बना रहा हूँ, तो अब मुझे भी ज़्यादा बनाना चाहिए ताकि मेरा भी पैसा बढ़े, ठीक है। तो ये होना चाहिए। इसको करीब करीब 20 रुपये कम मिल रहा है। अगर 6 रुपये के भी हिसाब से देखते हैं तो 20 × 6 120 होता, ठीक है, 40 रुपये इसको कम मिला, बहुत ज़्यादा पैसा कम मिल रहा है इसको। तो ये क्या करेगा, ये डीमोटिवेट नहीं होगा, ये मोटिवेट होगा। इसको क्या लगेगा, कंपनी के बॉस आके बताएंगे इसको, कंपनी के बॉस यानी जो इसके सुपीरियर होंगे, जो भी इसके बॉस वगैरह होंगे, वो आके बताएंगे बेटा मेहनत ज़्यादा कर, पूरा का पूरा बना देगा, तेरे को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे काम करो। ये ना ये टेक्निक है, काम निकलवाने का टेक्निक, इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ठीक। अगला हुआ हमारा मेंटल रिवॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा मानसिक लेवल पे जिनको भी परेशानी है उनके लिए है ये, ठीक है, मानसिक तनाव से लड़ने के लिए। देखो क्या बता रहा है ये, इट इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट चेंज इन द मेंटल आउटलुक ऑफ द एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स मैनेजमेंट टुवर्ड्स वन फ्रॉम अनदर competition to corporation. The management should create a pleasant working condition and the workers should work with the devotion and loyalty. ऐसा तो होता नहीं है, बड़ी तकलीफ़ की बात है, लेकिन भाई क्या करें, करवाना तो पड़ेगा ही। बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है, अब देखो क्या बोल रहा है, मैं बड़ा उदास हो गया यार ये देख के, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, बड़ी परेशानी है, ठीक है, छोड़ो। अच्छा सुनो, बोल रहा है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट क्या करता है कि ऐसे तो करते नहीं है लेकिन करना ऐसा चाहिए, मैनेजमेंट को एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट बना के रखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो वर्कर्स हैं वो बहुत लॉयल रहें, कायदे से काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सही तरीके से काम करें। और इसके बाद जब दोनों का कंट्रीब्यूशन और गोल का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, जब गोल का डायरेक्शन सेम होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगी, ग्रो करने लगेगी। समझ आई बात, समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूट, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा ना, फोकस करेंगे अपना पैसा, मेन चीज़ क्या है, पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया, पैसा ही पैसा। चल चल पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन के कुछ और पॉइंट्स हैं। टेक्निक्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट डिमांड्स अ चेंज इन द एम्प्लॉयज़ माइंडसेट, मोटिवेट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद एडवांटेजेस दिए हुए हैं, लास्ट टॉपिक आ गया, बहुत बड़ा वीडियो भी बन गया, खैर कोई नहीं। मज़ा आया नहीं आया, आया मज़ा, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ फटाफट, मज़ा आया कि नहीं आया। खैर पहले पढ़ लो यार, अभी लास्ट टॉपिक बचा ही हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस थ्रू द सिंप्लीफिकेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अच्छा वही हुआ, इम्प्रूव कर दिया उसने बिज़नेस को, उसके जो भी सिंप्लीफिकेशन किया, स्टैंडर्डाइजेशन किया, उसकी वजह से कॉस्ट रिड्यूस हो गई प्रोडक्शन की, ठीक है, जो भी वेस्टेजेस थे उसको हमने हटा दिए, क्योंकि प्राइस कम हो गई तो अब मार्केट का जो एरिया है, जो साइज़ है, उसको हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हो गई किसमें, बॉस में और वर्कर्स में, जिसकी वजह से क्या हुआ, कॉपरेशन हो गया, और जो मैनेजमेंट मतलब वो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के क्लोज हो गए, और वर्कर्स का जो रिलेशनशिप है वो सही चलने लगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सका, ठीक। मोर ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द स्किल्स ऑफ द वर्कर्स enables द वर्कर टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्राइस वेज सिस्टम।
ये एक्चुअल में प्राइस वेज होगा, नहीं ये असल में होगा पीस, ठीक है, PIECE क्या है, यही है ना, PIECE सही है यार, गलत नहीं हो सकता, PIECE, ठीक है, पीस वेज रेट सिस्टम, ठीक। तो ये हुआ, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं भाई, सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाइजेशन हो जाए वर्क का, स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए वर्क का, ठीक है। अगर कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो मार्केट शेयर उनका बड़ा हो जाएगा, मैनेजमेंट के रिलेशनशिप वर्कर्स के साथ में काफ़ी बेटर हो जाएंगे, तो गोल्स जो हैं वो इजीली अचीव किया जा सकता है क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी वर्कर्स की, ठीक। तो ओवरऑल ये हुआ। फिर एक ये डिफरेंस दिया हुआ है टाइम स्टडी और मोशन स्टडी का, एक बार इसको खुद ही पढ़ लेना, और इसके बाद यहीं पे हमारा जो क्लास का ये जो चैप्टर है, ओके, थैंक यू लिखा हुआ है क्या, एक काम करते हैं यहाँ पे हम एक मस्त सा इमोजी बनाते हैं आपके लिए, ठीक। इसका क्या नाम दें, इसका नाम है भीम, ठीक है। तो ये हुआ, चलो अब मिलते हैं तुमसे अगली क्लास में अकाउंट्स के साथ में। 12th का भी अकाउंट्स चल रहा है, 11th का भी अकाउंट्स चल रहा है, जिसको भी शेयर करना है कर दो, शेयर कर दो भाई। शेयर करने के साथ क्या करोगे, SUBSCRIBE आता है कि नहीं आता है, पता नहीं स्पेलिंग सही लिखा हो कि नहीं लिखा हो, सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब द चैनल।